नमस्कार, वह मिर्ची से मैं प्रशांत। मोदी सरकार के धोखे के पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे लद्दाख के लोगों के साथ धोखा। लद्दाख में भी मोदी सरकार ने उसी पैटर्न पे लोगों के साथ धोखा किया है जैसे पूरे देश में किया है। वोट पाने के लिए लोगों से वादे किए गए, लोगों ने उन वादों पर विश्वास किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। फिर उन वादों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, पूरे नहीं किए गए, लोगों में सुगबुगाहट हुई, नेताओं से बात करने की कोशिश की गई, नेताओं ने इग्नोर किया तो लोगों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए। आंदोलनों को दबाने के लिए मीडिया ने उनको पूरी तरह से इग्नोर किया। आंदोलन तेज हुए तो मोदी सरकार ने आंदोलनों को दबाने के लिए अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए, पुलिस खड़ी कर दी, रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए, धारा 144 लगा दी और इसके अलावा लोगों पर मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए गए, इंटरनेट बैन कर दिया गया। और यही एक्शन दिखाते हैं कि मोदी सरकार का वही पैटर्न लद्दाख में भी लागू हुआ, वादा करके वादा खिलाफी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लिए घोषणा पत्र में शामिल किया कि उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। ये 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान रखती है। ये स्वायत्त जिला परिषद में 30 लोग शामिल होते हैं उस क्षेत्र के, जिसमें से 4 राज्यपाल नियुक्त करता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जिला परिषद के पास ये अधिकार होता है कि उसकी अनुमति के बगैर कोई उद्योग नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा ये परिषद किसी भी गांव में एक परिषद और एक कोर्ट का गठन भी कर सकती है। इसके अलावा इस परिषद के पास लैंड रेवेन्यू जमा करने, टैक्स लगाने, कारोबार को रेगुलेट करने, खनिजों के खनन के लिए लाइसेंस जारी करने तथा स्कूल, सड़कें और मार्केट बनाने के अधिकार भी होते हैं। लद्दाख की जनता बीजेपी के वादे पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीत जाती है। उसके बाद वर्ष 2020 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होता है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा करती है और ये चुनाव भी जीत जाती है। इसके बाद मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद उनके वादों से मुकर जाती है, उस पर कोई काम नहीं करती है। लद्दाख के लोगों में सुगबुगाहट शुरू होती है। वहां के लोग अधिकारियों से मिलते हैं और वहां के 2 संगठन अपेक्स बॉडी ऑफ लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार से कई बार बात करते हैं। जब कई बार सरकार से बात विफल हो जाती है तो 3 फरवरी 2024 को लद्दाख के लेह क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा का आयोजन होता है, जिसमें करीब 30,000 के आसपास लोग जमा होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि लद्दाख में कुल 3 लाख ही लोग हैं, मतलब कुल जनता का 10% से भी ज्यादा लोग इस रैली में शामिल होते हैं। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, इस रैली में जो मुख्य मांगे होती हैं, इस जनसभा की जो मुख्य मांगे हैं, उनमें विशेष तौर से वही मांग शामिल थी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल की गई थी, यानी लद्दाख को अनुच्छेद 6 की सूची में शामिल किया जाए और उसे संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उनके पास जो लॉजिक था वो ये था कि इससे पहले 370 के तहत उनके पास संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई थी, क्योंकि अब 370 हटा दी गई है तो अब ऐसा कुछ नहीं बचा है लद्दाख में। इसके अलावा उनकी दूसरी जो मांग थी, लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए, ताकि वहां के जो लोकल युवा हैं उनके लिए रोजगारों का सृजन किया जा सके। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन में ये लोग अप्लाई करते थे। जनसभा में तीसरी मांग यह उठाई गई कि लद्दाख में 2 लोकसभा सीटें बनाई जाएं, एक कारगिल और दूसरी लेह। अभी तक लद्दाख में एक ही लोकसभा सीट है, जो देश की सबसे बड़ी संसदीय सीट है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,73,000 वर्ग किलोमीटर है। इस जनसभा का असर यह हुआ कि 19 फरवरी और 4 मार्च 2024 को लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बार बैठकें की, लेकिन इन बैठकों में भी बीजेपी सरकार ने लद्दाख को संवैधानिक संरक्षण देने से मना कर दिया।
मोदी सरकार के इस धोखे भरे रवैये से दुखी होकर लद्दाख के प्रमुख समाजसेवी और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने 6 मार्च 2024 को लद्दाख के स्मृति स्थल पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। सोनम वांगचुक इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं कि उनके चरित्र पर 2009 में भारतीय सिनेमा में एक फिल्म बनाई गई 3 इडियट। ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि इसने कमाई के मामले में भारत के इतिहास में सबको पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा सोनम वांगचुक को ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, रियल हीरो, रोलेक्स अवार्ड आदि अनेक अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका था। इसलिए सोनम वांगचुक को लगता था कि नेशनल मीडिया उनके अनशन पर आएगा, उनकी बात सुनेगा, सरकार पर दबाव बनेगा और लद्दाख के लोगों की मांग मान ली जाएगी, क्योंकि 3 इडियट फिल्म जारी होने के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। लेकिन उनकी 21 दिनों की हड़ताल, भूख हड़ताल सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में निरंतर चलती रही और नेशनल मीडिया इसे पूरी तरह से दबाए बैठे रहा। ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहा। आंदोलन स्थल पर लोग शांति पाठ करते रहे। सोनम वांगचुक के 21 दिनों के अनशन के बाद लद्दाख की महिलाओं ने 10 दिन का अनशन रखा। उसके बाद अनशन की कमान युवाओं को दे दी गई और इसके बाद महात्मा गांधी के दांडी मार्च के अनुसार या उसका अनुसरण करते हुए 7 अप्रैल 2024 को पश्मीना मार्च की घोषणा की गई। क्योंकि लेह की जनसभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, तो सरकार को यह लगा कि पश्मीना मार्च में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। फिर मोदी सरकार ने वही किया जो हर शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ वो करती आ रही है। धारा 144 लगा दी गई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए, अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए, हथियारों के साथ बैरिकेड्स लगा दिए गए। युवाओं पे मार्च में भाग न लेने के लिए बॉन्ड भरवाने शुरू कर दिए गए। इंटरनेट बंद कर दिया गया। और रात को यहाँ अनशन के स्थल पर से कोई 3-4 कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई बाहर से जबरदस्ती, और पुलिस चौकी में लेकर उनसे जबरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे थे या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा उन्हें बताया जा रहा था। और इसी के साथ नेशनल गोदी मीडिया ने अपनी कमान संभाल ली ताकि लद्दाख में भारी पुलिस बल, धारा 144 और इंटरनेट बंद दिखाकर आंदोलन की वजह से लद्दाख को संवेदनशील साबित कर सके। और गोदी मीडिया आंदोलन को कवर करने लद्दाख पहुंच गया। लद्दाख के लोग सरकार की साजिश समझ चुके थे। वो जान चुके थे कि चाहे वो कितनी भी शांति से मार्च करें, लेकिन धारा 144 को बहाना बनाकर अर्धसैनिक बल, पुलिस उन्हें परेशान करेगी और शांतिपूर्ण माहौल को दंगों में तब्दील कर दिया जाएगा। इसलिए वहां के लोगों ने समय रहते ही पश्मीना मार्च को स्थगित कर दिया। सोनम वांगचुक ने कहा कि हम पश्मीना मार्च के माध्यम से जो करना चाहते थे वो पहले ही साबित हो चुका है। हम दिखाना चाहते थे कि केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई फैक्ट्रियों और चीन के द्वारा किए गए कब्जों की वजह से पश्मीना के चरवाहों और चारागाहों की क्या हालत हो चुकी है। और इस घोषणा के बाद, पश्मीना मार्च की घोषणा के बाद इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया हमारे बीच में आ चुका है और हमारी स्थिति पूरी दुनिया के सामने है। पश्मीना मार्च वो आप लोगों में पता होगा कि हमने कल रद्द कर दिया था, और वजह ये थी कि इस मार्च के विरोध में सरकार ने बहुत ही अत्यधिक प्रतिक्रिया की, जिसमें कि सारे सड़कों पर पुलिस और अर्धसैनिक दस्ते लगा देना, स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह वगैरह, और फिर इंटरनेट का काटना, और फिर दफ़ा 144 का लगाना। ऐसे में डर था कि बहुत ही काबू से बाहर ना चला जाए, तो इसलिए हमने रद्द की। क्योंकि हमारा तो सपनों में भी ये नहीं था ख्याल कि अगर हम मार्च करते तो जो हमारा उद्देश्य था देशवासियों को, हमारे यहाँ के चरवाहों और उनके चरागाहों की क्या हालत हो रही है उसके बारे में जागृत करना, तो वो तो इन प्रतिक्रियाओं के वजह से आज सभी समाचार पत्रों ने, चैनलों ने इसके बारे में लिखा और लोगों को ये अवेयरनेस मिल गई। शांतिपूर्ण आंदोलन अभी भी जारी है और लद्दाख के लोगों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन देखिए,
मोदी सरकार द्वारा लद्दाख के लोगों के साथ की गई वादा खिलाफी की वजह से देश और लद्दाख को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। पहला नुकसान, लद्दाख में हजारों किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। दूसरा नुकसान, केंद्र सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को जमीन देकर वहां फैक्ट्रियां लगवा रही है, जिससे चारागाह समाप्त हो रही हैं और वहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तीसरा, सरकार के धोखे से गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। चौथा, अग्निवीर योजना से दुखी होकर लद्दाख के युवा चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। और गोरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। पांचवा, सोमन वांगचुक जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो देश ही नहीं दुनिया के लिए बहुत कुछ बड़ा कर सकते थे, उन्हें बेकार के मुद्दों में फंसाकर बेकार किया जा रहा है। छठा, लद्दाख के लोगों के साथ धोखा करके न केवल उन्हें कमजोर किया गया है, बल्कि भारत की चीन के साथ लगती सीमा को भी खतरे में डाल दिया गया है। सातवां, राम के साथ धोखा किया गया है। जी हाँ, राम के साथ धोखा किया गया है, क्योंकि उनकी तो सीख ही यही थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन बीजेपी राम का नाम लेकर वादा करती है, सत्ता में आती है और फिर उन वादों से मुकर जाती है। धन्यवाद।